4 क्लास में तुम लोगों को काफी हद तक सिखाया। अब ये बताओ, नेक्स्ट पार्ट इसका आता है, दैट इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे ग्रेटेस्ट है वैसे ही लीस्ट है, ठीक है। तो एनी आइडिया हाउ डू यू डिफाइन व्हाट इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स? एनी आइडिया, एनीबॉडी? लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है देखो इस तरीके से। देखो, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन? देखो, कोई डिफरेंस तुमको नजर आ रहा है सिंबल में? यस सर। क्या बताओ? स्क्वायर नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है बच्चे। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट का लोअर पार्ट मिसिंग है, ठीक है। इसको ऑल्टरनेट, इसका नाम है सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स। देखो, अब मैं इसका एग्जांपल ऐसे लेता हूं। ये फिर से मैं देखो ड्रॉ कर रहा हूं। देखो 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3। अब देखो, कोई भी एक सेट ऑफ इंटीजर्स को अब तुम एक रूम मान लो। कंसिडर एनी वन ऑफ द पेयर्स। जैसे मान लो इसको मैंने एक रूम मान लिया, तो बताओ इस रूम का छत कौन सा है और फ्लोर कौन सा है? सर 2 सीलिंग है, 1 फ्लोर है। करेक्ट। तो अब यहां मान लो मैंने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन दो इसके बीच में है, सपोज 1.5, 1.1, कोई भी है, तो फॉर एनीथिंग दैट इज लाइंग बिटवीन 1 and 2, देखो इसका छत कौन सा है? 2 ही है ना, कहोगे। द सीलिंग इज नथिंग बट 2। सिमिलरली अगर मान लो यहां पे है, सपोज यहां मैंने लिखा, सपोज -0.8 लिखा या -0.2 लिखा। अब बताओ इसके लिए छत कौन सा होगा? 0। करेक्ट। तो अब एक छोटा सा बात बताओ, 1.7 का सीलिंग, अगर मैंने ये ऑपरेटर लगाया 1.7 पे, तो रिजल्ट हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अगर ये ऑपरेटर -0.2 पे लगाया, ऐसे लिखा, तो इसको हम क्या कहेंगे? 0। सिमिलरली अगर मैंने ये ऑपरेटर देखो -1.7 पे लगाया, तो अब हम लिखेंगे -1। इंटीग्रल पार्ट अगर देखो मैं डिफरेंस क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.7 क्या लिखोगे? ये फ्लोर फंक्शन हुआ, और इसको हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। देखो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -0.2, ये हम क्या लिखेंगे बताओ? -1 लिखेंगे। इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1.7 क्या लिखोगे? -2 लिखोगे। देखो, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। इससे तुमको क्या मिल रहा है? फ्लोर। इससे क्या मिल रहा है? छत। समझ में आया बात? तो अब यहां ऐसा नाम क्यों पड़ा, सीलिंग क्यों पड़ा, ये तो समझ में आ गया। देखो, हाँ या ना? बट हम इसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों कहते हैं, ऑफ एक्स क्यों कहते हैं? तो अगर मैंने तुम्हें पूछा कि 1.7 से बड़ा इंटीजर्स बताओ, क्या क्या आंसर दोगे? Which integers are greater than 1.7? 2 से देखो 2, 3, 4, 5 सब कहेंगे कि नहीं? अब बताओ ये इनफाइनाइट इंटीजर्स में लोएस्ट कौन सा है? 2। तो ये क्या रिप्रेजेंट किया बताओ? इट रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट इंटीजर जस्ट हायर देन एक्स। करेक्ट। एट द मोस्ट इट कैन बी इक्वल टू एक्स, ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू हो सकता है। क्यों? देखो, अगर मान लो ये, जैसे मैंने पूछा कि अब देखो ये रूम का ही एग्जांपल लो, तो अगर 2 का बात करें तो 2 के लिए सीलिंग कौन सा होगा? 2 ही ना होगा। अगर ये -1 से 0 का बात करोगे, तो इफ आई टेक द नंबर 0, तो इन दैट केस इसका छत क्या है? तुम्हारा 0 ही ना है। तो यहां पे देखो, अगर नंबर अब मान लो 2 लिया, तो 2 का लीस्ट इंटीजर हम कहेंगे 2 ही है। देखो, ये समझ में आया बात कि नहीं? तो अब इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सा लॉजिक देखो। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, I'll say that it is x itself if x is an integer. लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, if x is not an integer,
तो देखो इंटीग्रल पार्ट के साथ 1 ऐड कर दो, देखो क्या तुम्हें लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स मिलता है। देखो जस्ट इसके साथ 1 ऐड कर दो, देखो ये सब आ रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे इट इज इक्वल टू लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। तो अब इसका ब्रोकन डाउन डेफिनेशन मतलब कंप्लीट एक्स के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, अगर 0 और 1 को एक रूम मानते हो, इफ यू कंसिडर 0 एंड 1, तो इफ x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, तो सीलिंग फंक्शन ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। x अगर ग्रेटर देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 2 लिखेंगे। x अगर 2 से 3 में है, तो हम इसे 3 लिखेंगे। Similarly, if x lies between -1 to 0, it will be equal to 0. x अगर तुम्हारा -2 से लेकर -1 में है, तो -1। देखो ये इस तरीके से डिफाइन होगा। देखो ये पहले लिख लिया। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आ गया सर। लिखो जल्दी। देखो लीस्ट इंटीजर नाम ही इसलिए पड़ता है because it represents the lowest integer just higher than x or at the most it can be equal to x। ठीक है, रीजन क्या है उसको ऐसा नाम देने का? अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखो ये भी y इक्वल टू, देखो कांस्टेंट है अलग अलग इंटरवल्स में, यानी ये भी सीरीज ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये मान लो -1 है, यहाँ -2 है, से दिस इज 0 1, ये हो गया 2, इधर 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1, यहाँ -2। अब देखो फॉर एक्स लाइन ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू -1, देखो ग्रेटर देन 2 मतलब राइट साइड ऑफ -2, लेस देन इक्वल टू -1। तो देखो अपर साइड में ये राइट साइड में देखो इक्वल टू है, लेफ्ट साइड में देखो इनइक्वालिटी है। देखो ड्रास्टिकली एक चेंज तुमको दिख रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इक्वालिटी लेफ्ट में था, देखो यहां इक्वालिटी देखो राइट साइड में क्या, देखो 1 से 2 के बीच में अब ये हो जाएगा 2 पे कांस्टेंट होगा। तो देखो ये ग्राफ भी देखो एक स्टेयरकेस टाइप का है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ इक्वालिटी वहां पे लेफ्ट में था, यहाँ राइट में। अब पूरा ग्राफ एक यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। यस सर। ड्रॉ कर लो, ग्राफ भी याद रखना है। और जितना भी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आएगा तो उसका एक ही लॉजिक होता है, यूजिंग दिस डेफिनेशन। ओके, ये डेफिनेशन यूज करोगे, इसको इंटीग्रल पार्ट के टर्म्स में लिखोगे और तभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। हो गया सर। हो गया। तो अब एक और फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। ये बताओ, जब तुम दुकान में जाते हो खरीदारी करने के लिए, ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है। मान लो बिल तुम्हारा होता है, से योर बिल इज 21.40। दुकानदार क्या करता है बताओ, तुमसे 21 रुपया लेता है, 40 पैसा छोड़ देता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये नेचुरल सा बात है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा बिल 21.55 हुआ, तब तुमसे क्या लेगा? देखो ये अगर हुआ तो 21 रुपया लिया, 22 रुपए 22 लेगा। लेता है। 22। क्यों?
ये राउंड ऑफ करता है? देखो रियल लाइफ में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल फंक्शन ये वाला है। तो ये कौन सा, इसको राउंडिंग ऑफ कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ? राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी। तो इसीलिए एक और फंक्शन का नाम पड़ता है यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं उसको। ये जिसका यूज करते हैं ना वो है नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, ऑफ एक्स। और इसका रिप्रेजेंटेशन देखो ये नॉर्मल ब्रैकेट में आता है, ठीक है। तो अगर ऐसे दिया हो तो ध्यान से, क्वेश्चन में कैसे मेंशन रहेगा? क्वेश्चन में तुमको ऐसे ब्रैकेट देगा और बोलेगा which this represents the nearest integer of this number, ठीक है। अब इसका बेसिस क्या है बताओ? तो इसका बेसिस देखो समझने के लिए यहाँ पे आओ। देखो ये 0 है, ये सपोज करो 1 है, यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है। और यहाँ अब देखो मैंने अगर यहाँ मिडवे मार्क किया तो ये 0.5, इसका मिडवे 1.5, इसका मिडवे 2.5, इसके बाद 3 होगा। अब एक छोटा सा बात देखो, इफ आई टेक इंटीजर्स, देखो लाइन फ्रॉम हियर, देखो यहां से लेकर यहां तक, देखो जिस रीजन में मैंने लाइन खींचा है उस रीजन को देखो। देखो इस रीजन में नियरेस्ट इंटीजर तुम्हारा कौन सा है? देखो इस पूरे रीजन का नियरेस्ट इंटीजर 1 है। अब सिमिलरली देखो ये वाला रीजन मैं ले रहा हूं, देखो यहां से लेकर यहां तक। अब बताओ इस रीजन का नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 2 है। अब जरा यहां मार्क करना, ये 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? यहां से लेकर यहां तक अगर नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 इज 0.5, क्यों? यस सर। और 0.999 मान लो है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.99 होगा। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट अगर तुम्हारा हाफ से लेकर 1 के बीच में लाई किया तो तुमने यहाँ पे ये नियरेस्ट इंटीजर कहा इसको, इसका मतलब क्या है? तुमने लीस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई किया यहाँ कि नहीं किया? किया है सर। लेकिन अब यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 फ्रैक्शनल पार्ट देखो इस रीजन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन हाफ है कि नहीं? बताओ 1 to 1.5, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0। 1.5 से जस्ट छोटा है तो फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से छोटा हुआ, तो तब भी तुमने नियरेस्ट इंटीजर 1 को कहा। तो ये रीजन में अगर नंबर है तो इंटीग्रल पार्ट क्या होगा इसका? 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन अगर नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से हाफ के बीच में होगा। देखो अप्लाई करके देखो, मान लो मैंने 1 से 1.5 लिया, देखो ऑल नंबर्स विल सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया। तो 1 to 1.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 1 होगा। देखो सेम स्टोरी 2 to 2.5 में रिपीट होता है। 2 से 2.5 में देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? यहाँ पे 0 है। 0 से देखो बढ़ता है फ्रैक्शनल पार्ट, देखो ऐसे यहां तक कितना होगा? हाफ के कम से कम होगा। तो जब ये 0 to हाफ है तब लोएस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या? इंटीजर ऑन द लोअर साइड। लेकिन अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ और लेस देन 1 है, तब हम हायर साइड का इंटीजर ले रहे हैं, यानी लीस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ऐसे लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको ब्रेक डाउन करो तो देखो ब्रेक डाउन अगर करोगे तो 0.5 से लेकर 1.5 तक देखो नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 1 है। हाँ या ना? 1 है सर। 1.5 से 2.5 में 2 है सर। करेक्ट। तो कंप्लीटली अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन। देखो द नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, देखो इट विल बी 0 इफ एक्स लाइज बिटवीन -½ to ½ देखो ऐसा कहेंगे। x lying between ½ to 3/2, the nearest integer is 1.
जब ये 3/2 से लेकर 5/2 में लाई करेगा तब 2 होगा। देखो x अगर तुम्हारा -3/2 से लेकर -½ में लाई किया तो ये -1 होगा। देखो इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो 5/2 to 7/2, 2.5 to 3.5, it will be constant at 3। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये भी वैसा ही स्टेयरकेस टाइप का ग्राफ होगा। फर्क ये है कि अब यहाँ ब्रेकेज कहाँ पे होगा। देखो देखो -½ to ½ में ये 0 है, इक्वलिटी देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ये 1 पे कांस्टेंट होगा। देखो दिस पॉइंट इज 1। -3/2 से लेकर -½ में देखो इट विल बी कांस्टेंट एट -1। देखो -1 0 1, इसके बाद ये 2 पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखो ये भी स्टेयरकेस टाइप का ही ग्राफ है, लेकिन थोड़ा सा देखो डिफरेंस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ को ऐसा नहीं लगता कि मैंने हाफ यूनिट लेफ्ट खींच लिया। देखो ये समझ, चलो ड्रॉ कर लो। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये दोनों ही फंक्शन पहचान पाओगे तो, और इसको ऑल्टरनेट नाम क्या है, इसका नाम है राउंडिंग ऑफ फंक्शन। और देखो दोनों ही फंक्शन चाहे लीस्ट इंटीजर हो या राउंडिंग ऑफ फंक्शन हो, नियरेस्ट इंटीजर हो, दोनों ही हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के टर्म्स में डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद ही ना देखो बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिटा दें से बच्चे। हम मिटा सकते हैं। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर हम आगे। एक्चुअली ये सभी क्वेश्चन, ये जो फंक्शंस है ना, ये सभी क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होता है, तो तुम्हें सिंबल देख के पहचानना पड़ेगा, ठीक है। हो गया राहुल? अब तो मिटा दिया। हो गया था सर। लिखो तो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस, देखो लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। देखो ऐसे दिया क्वेश्चन, तो मैं खाली लिखा होगा कि सॉल्व फॉर दिस। तो ये सिंबल देखते ही तो तुमको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अब यहां सबसे पहले तुम दो केस लोगे। पहला केस मैंने लिया दैट x इज एन इंटीजर। तो अब बोलो x अगर इंटीजर है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x किसके बराबर है? देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का हो तो भी x है, और नियरेस्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का हो तब भी ये x है। फॉर x बीइंग एन इंटीजर, देखो दिस कैन बी रिटन। तो अब ये इक्वेशन x² प्लस x² एंड दिस इज इक्वल टू 13, यानी x² इज 13/2। अब बताओ यहां से x आता है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 13/2। बताओ क्या x इंटीजर है यहाँ? नहीं। तो सिंस दिस इज नॉट एन इंटीजर तो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? इंटीजर के लिए ना हमने सॉल्व किया, लेकिन आंसर क्या है? नॉन इंटीजर।
अब केस 2 में देखो, अगर x इंटीजर नहीं है, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, तो एक रिलेशन जरूर आता है कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ये तो होता है, ये अभी अभी सीखा है। तो इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो अब इक्वेशन क्या हो गया, देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देखो ये 13 आता है कि नहीं। देखो ये स्टेटमेंट समझ में आया। अब इसको एक्सपैंड करो तो 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 माइनस 13 0 हुआ, ये माइनस 12 हुआ, तो इसको कैंसिल कर दो, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 into इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो आगे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज माइनस 2 और 3, देखो दो वैल्यूज आता है। अब पहले ही देखो यहां हम बोल दिया है कि x इज नॉट एन इंटीजर, तो इक्वलिटी एट इंटीग्रल पॉइंट्स पॉसिबल है कि नहीं है, बताओ। सब हो, कैसे है, देखो इंटीग्रल पार्ट एक्चुअली माइनस 2 कब होता है, जल्दी बोलो। x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 लेस देन माइनस 1 में होता है ना। यस सर। लेकिन ये इक्वल टू देखो हट जाएगा क्योंकि x नॉट एन इंटीजर है। यस सर। अब 3 से 4 में ये होता है, तो देखो 3 भी हम ओपन कर दिया, तो देखो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। यस। देखो ये समझ में आया। या इसमें कोई कहा नहीं समझ में आया, बच्चे बोलो, केस 1 या केस 2। तो केस 2 में देखो x, if x is not an integer, least integer function of x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 होगा। ये पहला स्टेप क्लियर है। यस सर। अब ये वैल्यू मैंने इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया, तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये। अब सिंप्लीफाई करो इसको, तो दिस स्क्वायर और फिर देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर 2 टाइम्स तो हो गया। यस सर। और यहाँ पे 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 माइनस 13 लेफ्ट में लिया है। अब 2 ऑल थ्रू आउट कैंसिल करो, तो देखो ये स्टेप देखो क्लियर होता है, पता चलता है कि नहीं। यस सर। अब फैक्टराइज किया तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट, ओ मैं थोड़ा सा गलती लिखा हूं, यहाँ प्लस 3 इधर होगा माइनस 2 इधर होगा, हाँ इसीलिए ना, और तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो देख ये होगा माइनस 3, ये होगा 2, तो फाइनल। अब देखो ये समझ में आया। अब माइनस 3 कब होता है बताओ इंटीग्रल पार्ट, माइनस 3 से माइनस 2 -3 to -4. 2। अब x is not an integer, तो can I take this equality? इक्वल टू ले सकते हैं, तो x belongs to क्या लिखोगे, -3 से -2 यूनियन 2 से 3। देखो कहीं पे भी देखो क्लोज इंटरवल आया नहीं ना आया। देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं, क्या भैया। सर ये इंटरवल कैसे ले रहे हो, इंटरवल कैसे ले रहे हैं, इंटरवल यहां से ले रहे हैं। देखो पहला क्लास में मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था, वो लगता है तुम भूल गए हो, क्या ऐसा कुछ सिखाया था, यस बोलो। सर। हाँ यस सर सिखाया था। तो ये याद कौन रखेगा, हम रखेगा नहीं, ऐसे करके है पूरा डिफाइंड, बोलो। तो अब बताओ इंटीग्रल पार्ट -3 कब होगा, इंटीजर नहीं लेना है तो -3 to -2 देखो, और इंटीग्रल पार्ट 2 कब होगा बताओ, x लाइन बिटवीन 2 to 3। जब अभी भी नहीं समझ में आया इसको समझ में आया।
तो डेफिनेशन भूल जाओगे तो कहां से होगा बताओ। सर ये तीनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। किसमें कंफ्यूजन हो रहा है? तीनों में कंफ्यूजन का तो स्कोप नहीं है। एक फ्लोर हो गया, एक छत हो गया और एक नियरेस्ट हो गया, और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। Okay, should I run this one? Yes, sir. Everybody, देखो कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। किसी को भी कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टेप पे? बताओ कहीं कंफ्यूजन है तो, या मिटाएं आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, एक्चुअली तुम लोग को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत करने से नहीं चलेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो अगला फंक्शन जिसके बारे में तुम्हें सीखना है वो है सिग्नम फंक्शन। अब देखो सिग्नम फंक्शन का नोटेशन होता है सिग्नम एक्स। देखो ऐसे लिखते हैं, दिस इज द नोटेशन। नाउ हाउ डू वी डिफाइन इट? तो देखो इसका बेसिक डेफिनेशन, फर्स्ट स्टेज डेफिनेशन ऐसे है, इट इज mod x by x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। देखो ये है फंडामेंटल डेफिनेशन, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या आएगा? mod x कैसे डिफाइन करते हैं, चलो बताओ। x अगर पॉजिटिव है और x नेगेटिव, इसी बेसिस पे ना mod x लिखते हैं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो नेगेटिव के लिए क्या लिखेगा? 1 minus x. हाँ mod x है तो खाली माइ, और Minus x, पॉजिटिव sir. के लिए x। हाँ। तो देख ये दोनों में ही तो x नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये वाला केस पे आओ तो देखो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कितना हो जाएगा बताओ? माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कितना बचेगा? -1. Minus 1. तो देख x नेगेटिव के लिए इसका वैल्यू कितना आया? सिग्नम x का वैल्यू -1 आया फॉर x नेगेटिव। 0 के लिए कितना हुआ? 0। और x बाई x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इफ x इज पॉजिटिव। तो तुम ये डेफिनेशन याद रखोगे कि दिस इज व्हाट इज सिग्नम x। अब इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखो y इक्वल टू 1 पे ये कांस्टेंट है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। तो देखो 1 यहां पे कहीं पे है और इक्वलिटी नहीं है, तो देखो ये 1 पे ऐसे कांस्टेंट लाइन बनाएगा। देखो y इक्वल टू 1 लाइन, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैलिड है। अब 0 पे कितना होगा बताओ? 0। फिर देखो लेफ्ट साइड में ये y इक्वल टू -1 पे कांस्टेंट है, तो देखो हम ऐसे लिखेंगे इसको। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम x। अब यहां ध्यान से देखो, क्या इस ग्राफ में एक ब्रेकेज आया 0 पे? Yes, sir. तो जब ब्रेकेज आता है ना तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है कि सिग्नम x इज डिसकंटिन्यूअस। देखो क्या हम ये कह सकते हैं एट x इक्वल टू 0? देखो ये कहा जा सकता है कि नहीं बताओ?
हाँ या ना? जी सर। अच्छा, ये पहले लिखे हो, क्योंकि हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे इससे। एक मिनट सर। रेडी? यस सर। एवरीबॉडी? अब देखो, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहां पे। मैं ऐसे लिखा, देखो, सिग्नम ऑफ, मान लो एफ एक्स, मैंने एक फंक्शन लिखा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अब मैंने तुमसे पूछा कि सिग्नम एफ एक्स क्या होगा, बताओ, इसके बारे में बताओ। कब ये कंटिन्यूअस, कब ये ग्राफ में ब्रेकेज होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस कब होगा, ये सब बात। तो ध्यान से देखो, मैंने एक्स की जगह यहां पे क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है। एफ एक्स। तो यहां पे भी तुम देखो, ये डेफिनेशन है ना, ये पूरा डेफिनेशन है। तो सिग्नम ऑफ एफ एक्स, आई विल राइट दिस इज -1 if fx is negative। देखो, आई एम रिप्लेसिंग ऑल द x by f of x, बस इतना ही काम करना है। तो यहां देखो, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो, ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा। अब ये निकालो कि एफ एक्स नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू 0 कब होता है। एफ एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल टू 0, ये पहले सॉल्व करके निकालो। देखो, ये फैक्टराइज अगर हम करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको। अब इसका साइन तीनों अपना सपोर्ट करते हो, तो ये क्या है, ऐसा करोगे, ये ना साइन होगा। तो नाउ टेल मी, एफ एक्स नेगेटिव कहाँ है, तुम खुद देखो और बताओ। देखो, एफ एक्स इज नेगेटिव इफ एक्स इज लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। देखो, ये दो इंटरवल में एफ एक्स नेगेटिव है। एफ एक्स 0 कब है बताओ, एक्स -1 0 1, -1 0 और 1। पॉजिटिव कब है बोलो, -1 to 0 और x ग्रेटर देन 1। देखो, ये पॉजिटिव है। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? Yes, sir. यस सर। अब सबसे पहले इंटरवल्स को लेफ्ट टू राइट पूरा अरेंज करके लिखो। तो पहला इंटरवल सबसे पहले क्या आएगा बोलो, x लेस देन -1, x इक्वल टू -1, -1 to 0, फिर x इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, x इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। देखो, ये आता है। अब ये देखो, ये दोनों में कितना है, देखो, -1 to 0 और ग्रेटर देन 1, ये दोनों में सिग्नम एफ एक्स 1 है, तो यहां पे 1 लिख दो, यहां पे भी 1। अब देखो, 0 1 -1 पे ये 0 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये दोनों में कितना है, देखो, -1 -1। देखो, ये हो गया तुम्हारा सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जरा इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो, क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा। देखो, लेस देन -1 इट इज कांस्टेंट एट -1, यानी देखो ऐसा होगा, -1 पे ये 0 होगा, -1 से 0 में ये क्या होगा, 1 पे कांस्टेंट होगा। देखो, ये -1, यहाँ पे 0 है। फिर देखो, 0 से 1 में ये -1 पे कांस्टेंट है, यानी ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 0, फिर देखो ये ग्रेटर देन 1 के लिए 1 कनेक्ट हो गया। तो अब यहां पे देखो,
ये फंक्शन अंदर वाला फंक्शन एफ एक्स, देखो यहां पे जब भी जीरो हुआ, देखो एफ एक्स इज जीरो एट -1 0 1, देखो -1 0 1, तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन में ब्रेकेज आया कि नहीं बताओ? यस सर। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जैसे ये है वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखो कि सिग्नम ऑफ एफ एक्स, ठीक है, will be discontinuous whenever f of x equals to 0। देखो ये कह सकते हैं whenever f of x equals to 0, तो सिग्नम एफ एक्स हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी उसका ग्राफ में ब्रेकेज आएगा। और ये ओरली कह सकते हैं, देखो इसके लिए इतना सब निकालने का जरूरत नहीं। तो अब मान लो मैंने तुमसे पूछा, देखो ये मैंने जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं? क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा ये तो पता चला। नाउ सपोज आई एम राइटिंग, टेल मी, मैंने फंक्शन ऐसे दिया, देखो सिग्नम ऑफ साइन एक्स और x बिलोंग्स टू मैंने दिया से 0 to 3 पाई, ठीक है। एंड आई आस्क यू कि टेल मी द पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बताओ कौन कौन सा जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, x का कौन सा वैल्यू के लिए? क्या हो गया, टेल मी। और पाई 2 पाई वही सब। पाई और 2 पाई, सही तो बोला तुम। तो ये साइन एक्स तुम्हारा जब भी 0 होगा, तो 0 से 3 पाई में ये कहां पे 0 होगा? पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा। तो देखो बस 2 पॉइंट है जहां पे ये ब्रेकेज दिखाएगा ग्राफ, यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो कुछ करने का जरूरत है नहीं है, समझ में आया बात? यस सर। चलो अब एक काम करो तो देखें, सिग्नम ऑफ cos x का डेफिनेशन निकालो फॉर x बिलोंगिंग टू, अब देखो मैं यहाँ पे 0 to पाई दे रहा हूं क्लोज इंटरवल। टेल मी द डेफिनेशन ऑफ दिस। डेफिनेशन उसको बोलते हैं जो हम निकाला था ना 1 - 1, उसको बोलते हैं। निकाल के बताओ, ओरली बोलोगे तो भी मुझे पता चल जाएगा कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। Just tell me the definition first. Signum of cos x. Anybody? π/2। खाली π/2 बोल रहा है, मैंने क्या ब्रेकेज तो वहां पे होगा ही। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूं ना, डेफिनेशन किसको बोलते हैं बच्चे? अरे डेफिनेशन इसको बोलते हैं। सिग्नम ऑफ x क्या होता है? -1 if x is negative, 0 if x is 0, 1 if x is positive। देख ये होता है डेफिनेशन ऑफ सिग्नम x। So what will I say? I'll say that signum of cos x. So this will be equal to -1 if cos x is negative, 0 if cos x is equal to 0, and 1 if cos x is positive। देखो ये पहला स्टेप हुआ। अब 0 से पाई में cos x कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, 0 से पाई में। देख अब बताइए 0 कब है? दिस मींस x इक्वल टू π/2। पॉजिटिव कब है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/2। नेगेटिव कब है बता? x ग्रेटर देन π/2 लेस देन इक्वल टू पाई। अब इंटरवल्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहला आएगा देख 0 से π/2 और इसमें ये क्या है? 1 है, ठीक है। x इक्वल टू π/2 पे ये कितना है? 0। इफ x इज ग्रेटर देन
π/2 बट लेस देन इक्वल टू पाई, तब ये कितना है -1। तो तुमको मैंने डेफिनेशन पूछा था तो तुमको ये बोलना था कि सिग्नम ऑफ cos x इज इक्वल टू 1 इफ x लाइज बिटवीन 0 to π/2, π/2 पे 0 और π/2 से पाई में -1। बस इतना ही बात बोलना था। देखो क्या ये समझ में आया? यस सर। मतलब हर आंसर क्वेश्चन में -1 0 1 लेकर करेंगे। ये तो प्राइमरी डेफिनेशन है ना, तो ये इसी को ना फॉलो करेगा, इसी को फॉलो करेगा ये। ठीक है, मिटाएं इसको। 1 मिनट। और ये कंक्लूजन याद रखना, सिग्नम ऑफ एनी फंक्शन fx इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस व्हेनेवर fx इज 0। ठीक है, उस फंक्शन में हमेशा ब्रेकेज आएगा। देखो हो गया। यस सर। अब देखो नेक्स्ट टाइप का फंक्शन जिसके बारे में तुमको, अब देखो ये सब क्या होता है कि ये फंक्शन हर जगह मिक्स्ड होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एवरीवेयर इट इज मिक्स्ड। तो इसीलिए इनके बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। देखो अगला फंक्शन का नाम थोड़ा अजीब है, ड्रिकलेट्स फंक्शन। देखो ड्रिकलेट्स फंक्शन कोई एक फंक्शन नहीं है, सबसे पहला बात जान लो। ड्रिकलेट्स फंक्शन इट इज अ क्लास ऑफ फंक्शंस, माने एक कैटेगरी है। अब मान लो मैंने यहाँ पे fx एक फंक्शन दिया, देखो ऐसे लिखा, से g of x लिखा if x is a rational number। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा hx if x is not a rational number। करेक्ट? ऐसे तो जिसका क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन बीइंग रैशनल एंड इरेशनल, ये फंक्शन एक्चुअली इसमें इस कैटेगरी में आता है, ड्रिकलेट्स फंक्शन। देखो एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लो मैंने fx दिया, यहाँ पे x दिया if x belongs to rational, और मैंने दिया 1 minus x if x is not a rational number। तो देखो ये ड्रिकलेट्स फंक्शन कहलाएगा। या मैंने दूसरा मान लो लिखा fx is equal to say x if x is rational, यहाँ कुछ और लिख लो, माइनस एक्स लिख लो, यहाँ x लिख लो if x is not an irrational number। देखो ये भी ड्रिकलेट्स फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें अच्छी तरह से ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। देखो एक्चुअल ग्राफ ये खाली पहले y इक्वल टू एक्स लाइन, देखो ये मैंने ऐसे रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस एक्स। कोई भी रैशनल नंबर लो, मान लो मैंने x इक्वल टू 1 लिया, तो रैशनल नंबर के लिए ये इस लाइन को फॉलो करेगा। तो सपोज ये पॉइंट देखो 1 है, तो 1 के लिए मुझे ये वाला y मिलेगा। देखो फॉर 1, लेट अस से फॉर 2, देखो ये वाला पॉइंट मिलेगा। 1.5 ये 3/2 देखो रैशनल है, इसके लिए ये पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये बताओ बिसाइड्स 1 यू हैव इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। देखो रियल नंबर लाइन पे इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स है कि नहीं? यस। तो 1 के बगल में इरेशनल नंबर भी तो होगा। तो जस्ट 1 के बगल में जो इरेशनल होगा, देखो यहाँ पे, या इसका इधर आएगा तो देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बगल में देखो रैशनल नंबर होगा, यानी यहाँ पे। देखो ऐसे टाइप से ये ग्राफ खाली डॉट्स ही भरा होगा, ये लाइन नहीं होगा, ये खाली ये डॉट्स होगा। लाइन तो मैंने रेफरेंस के लिए लिया। तो बताओ क्या ये फंक्शन कहीं पे भी कंटिन्यूअस होगा?
नो सर। नो सर। और इसीलिए इसका नाम पड़ता है नो वेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पे एक गड़बड़ है, देखो ध्यान से, x इक्वल टू 1 माइनस एक्स यानी x इक्वल टू हाफ। जब हाफ लोगे तो देखो ये पॉइंट आएगा, और हाफ का राइट में देखो ये लाइन पे आएगा, और लेफ्ट में भी ये लाइन पे आएगा। देखो अब ये कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं? देखो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो वैल्यूज है वो बराबर है कि नहीं? तो Yes, ये sir. फंक्शंस का सिंगल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पॉसिबल है। ठीक है, इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि सिंगल और मल्टीपल पॉइंट्स इनफैक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी आर पॉसिबल इफ। कब होगा? तो देखो x इक्वल टू 1 माइनस एक्स का सोल्यूशन पे यहां हुआ, या जनरल हम कहेंगे कि g ऑफ x इज इक्वल टू hx। देखो जहां पे भी ये होगा वहां पे तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। और ऐसा बहुत बार जय, मतलब ये जो कैटेगरी बोल रहे हैं ना, इस पे जय मेन एडवांस दोनों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसीलिए तुमको ये समझना है कि ये ऐसा कैटेगरी जिसका डेफिनेशन रैशनल और इरेशनल के बेसिस पे होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिरिचलेट फंक्शन। देखो मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैंने fx एक फंक्शन यहां लिखा, मान लो मैंने 1 लिखा इफ x इज से इरेशनल। ठीक है, और x बीइंग रैशनल के लिए मैंने दे दिया 0। अब ये बताओ, ये डिरिचलेट फंक्शन ही है, लेकिन क्या यहां कहीं पे भी कंटिन्यूटी पॉसिबल है? अरे 1 क्या 0 के बराबर कभी भी होगा? नो सर। तो यहां पे नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, इसीलिए इसको कहा जाता है, याद रखो, नो वेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ, इसका कुछ लिमिटेड पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी हो सकता है अगर ये gx इक्वल टू hx होता है तो। जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, जैसे देखो यहां नहीं है, लेकिन यहां पे पॉसिबल है। माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स एट विच पॉइंट? x इक्वल टू 0। So this will have continuity at x equal to 0. This will have continuity at x equal to half. देखो सिंगल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी इनका है, बाकी और कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? द ग्राफ विल कंसिस्ट ऑफ जस्ट डॉट्स लाइक दिस। ठीक है, और इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलो लिख लो इसको। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? देखो should I rub all this? यस सर। तो देखो ये जो तीनों टाइप सिखाया, तीन नहीं चारों टाइप का फंक्शन, देखो इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है?
क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या वगैरह बच्चा कोई कुछ आंसर नहीं देता है? Any confusion regarding this? No. Okay. तो अब जो पार्ट बताने जा रहे हैं, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो कंपोजिट फंक्शन, ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, और कोई ऐसा साल नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन इस पे ना आए। ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस किसको कहते हैं? तो एक्चुअली देखो, जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में यही पढ़ते हो तुम कि देखो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, या एफ ऑफ एफ एक्स। देखो 2 ही बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एफ ऑफ एफ एक्स। देखो ऐसे टाइप का जितना भी केस होता है ना, ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी भी होता है, वी विल कम टू दैट। तो सबसे पहले अब कंपोजिट फंक्शंस में एफ ऑफ जी एक्स का डिफाइंड हुआ है। ठीक है, अब हम इसका बात करेंगे। बताओ, क्योंकि इसके ऊपर डोमेन का क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूं। देखो जब जैसे मैंने देखो 2 फंक्शन लिया, एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स लिखा और एक फंक्शन y इक्वल टू जी एक्स लिखा, तो अब एफ ऑफ जी एक्स लिखते ही देखो जी एक्स बिकम्स द आउटपुट ऑफ जी एक्स बिकम्स इनपुट ऑफ एफ एक्स। डोमेन याद करो, पढ़ाया था। देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट ऑफ जी एक्स इज इनपुट ऑफ एफ एक्स? देखो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? Yes, sir. तो अब एक सिंपल सा देखो लॉजिक लगाओ। अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा log ऑफ साइन एक्स लिखा, ठीक है, बेस 10, यानी आउटपुट ऑफ साइन एक्स मेरा इनपुट हो गया अब log के लिए। log कब डिफाइंड होता है बताओ? यहां अगर मैंने एफ एक्स को log x माना, ठीक है, और gx को sin x माना, तो बताओ यहां पे gx का रेंज एक्चुअली कितना है? देखो रेंज ऑफ -1 to 1। अब बताओ इस फंक्शन का डोमेन कितना है? 0 to infinity है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन एफ ऑफ जी एक्स कब डिफाइंड होगा? क्या नेगेटिव वैल्यू अगर साइन एक्स देगा तो लॉग डिफाइंड होगा? No, sir. No, sir. देखो इसका वो रेंज जो इसका सबसेट है उसी पार्ट में ना डिफाइंड होगा। तो मैं ऐसे सोचो, देखो ये 0 to infinity में डिफाइंड है, ठीक है, ये डिफाइंड है -1 से 1 में, राइट? तो अब यहां देखो इसका जो ओवरलैपिंग रीजन हुआ, देखो this part of the range is a subset of the domain of fx। तो जहां ये मैच किया देखो वहीं पे ना ये फंक्शन डिफाइंड हो सकता है। तो एफ ऑफ जी एक्स कब डिफाइंड होगा? देखो तो हम ये कहेंगे कि रेंज ऑफ जी एक्स, देखो either it should be a subset or equal to domain of fx, तभी ना तुम्हारा एफ ऑफ जी एक्स डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइन होने का कोई चांस है? No, sir. मान लो हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखो मैंने अगर लिखा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2 to the power x plus 2 to the power minus x। देखो AMGM याद है, ये 2 to the power x plus 1 by 2 to the power x, it is always greater than equal to 2। देखो साइन इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर -1 to 1। तो क्या ये कभी भी एग्जिस्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। Yes, sir. समझ में आया बात? तो सबसे पहला बेसिक बात ये लिखो कि द फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, रेडी, द फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड, द फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड if and only if and only if the range of gx, if and only if the range of gx is either a subset or equal to
और इक्वल टू डोमेन ऑफ एफएक्स और इक्वल टू डोमेन ऑफ एफएक्स। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी बता रहा हूं। अब यहां देखो, एक सवाल लिखो, fx is defined in -3 to 2 close interval. fx is defined in -3 to 2 close interval. Then find the domain of f of mod of greatest integer function of x. Find the domain of this function. मैंने ऐसे बोला। तो अब यहां देखो, gx मेरा क्या है, मॉड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है। देखो fx का डोमेन तो मुझे मालूम है, तो यहां जैसे देखो sin x शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी ना तुम्हारा ये log sin x डिफाइंड होता है। तो ठीक वैसे ही देखो fx इसमें डिफाइंड है, तो इनपुट रेंज ऑफ fx ये है, तो मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस शुड लाई बिटवीन -3 to 2। अब बताओ, लेफ्ट साइड तो हमेशा ट्रू है, लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ट्रू, तो mod x लेस देन इक्वल टू a कब होल्ड करता है, -a to a। यस सर। तो राइट साइड अप्लाई करो तो रिजल्ट क्या लिखोगे, इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2, ये लिखोगे। अब डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट अप्लाई करो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 3, देखो यही ना लिखोगे। तो x बिलोंग्स टू -2 क्लोज टू 3 ओपन, देखो दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखो f ऑफ मॉड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। सर -2 to 3 कैसे है सर? अच्छा, तुम लोग एक्चुअली डेफिनेशन बार बार भूल जा रहे हो यार, यही कारण है कि ये कैसे आया पूछ रहे हो। चलो इंटीग्रल पार्ट का डेफिनेशन हम लिखते हैं। देखो -2 होगा जब ये -2 से -1 में होगा, -1 से 0 में ये -1 होगा, 0 से 1 में 0 होगा, 1 से लेकर 2 में 1 होगा, x लाइन बिटवीन 2 and 3 2 होगा, x लाइन बिटवीन 3 and 4 3 होगा। देखो ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो। यस सर। अब बताओ ये क्या है, इंटीजर है। हाँ सर। So tell me what are the integers in this range possible? You tell me that. X अगर इसमें है तो which integer? -1 क्यों? Equal to अगर यहाँ पे है तो -2 0 1 2 -2 -1 0 1 2 सभी कहेंगे। अब बताओ ये इंटीजर्स कब आता है, -2 -1 0 1 2। देखो ये इंटीजर्स x का कौन सा वैल्यू के लिए आ रहा है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन 3 आ रहा है। यस सर। तुमको डेफिनेशन ही याद नहीं है, पहला जो बेसिक लाइन है, तो तुम कैसे समझोगे बताओ। इतना सिंपल सा तो चीज है यार डेफिनेशन। कम से कम खुद 2-4 बार लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हो, 2-3 बार कम से कम खुद भी लिखो इसका डेफिनेशन, फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन, तभी ना कुछ कर पाओगे। देखो should I rub this one? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। देखो अब तो तुमको f of fx, f of gx ये सब अब निकालने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। रेडी? चलो 1-2 क्वेश्चन तुम भी करो।
तभी तुमको कुछ आइडिया होगा, लिखो। If fx is defined in open interval 0 to 1, पहला क्वेश्चन में लिखो fx is defined in open interval 0 1, then find the domain of f of e to the power x। चलो ये पहला। दूसरा मैंने दिया f of log of integral part of x with respect to base 3। ठीक है, तुम लोग बताओ आंसर। सेम लॉजिक लगाना है f of gx का। देखो फर्क यह है कि यहाँ gx e to the power x है, यहाँ gx है log of integral part of x with respect to base। ठीक है, बोलो क्या फर्स्ट वाला भी नहीं हो रहा है? e to the power x तुम्हारा 0 से 1 में लाई करेगा तभी ना ये पॉसिबल है। fx डिफाइंड है 0 से 1 में, तो f of e to the power x कब डिफाइंड होगा? जब ये रेंज को लाई करेगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो पहले पढ़ाया था, अब e to the power x देखो ऐसा ग्राफ होता है, ये हो गया 1, तो माइनस इंफिनिटी से 0 में देखो ये हमेशा 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो हम सीधे आंसर लिखेंगे x belongs to minus infinity to 0। so this is the domain of the first function। अब देखो सेकंड वाले में log of integral part of x with respect to base 3, this should be greater than 0 less than 1। देखो ये लिखेंगे, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 3 to the power 0 लेस देन 3 to the power 1, यानी ये 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा। अब बताओ 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा कौन सा इंटीजर पॉसिबल है? 2। तो दिस मींस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 2 कब होता है? देखो x का कौन सा वैल्यू के लिए? 2 क्लोज टू। तो देखो सेकंड फंक्शन का डोमेन ये होगा। देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं? देखो एक ही टाइप का 3 एग्जांपल लिया। देखो हाँ या ना? यस सर। यस सर। देखो ये डेफिनेशंस तो बहुत काम आना ही आना है, डेफिनेशन हर हाल में तुमको याद रखना है, और जरूरी हो तो कम से कम 5-7 बार लिखो। ठीक है, तभी क्लियर होगा। अब एक दो चीज और निकालना सिखा रहा है। देखो fx मान लो मैंने यहाँ पे दिया 1/1 - x। अब ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा भी अगर लॉजिकल ध्यान तुम्हारा भटका तो नहीं समझ में आएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, देखो f of ठीक है fx, ये f हम कितना बार यूज किया? या एक काम करते हैं, रुको पहले ही बार में तुमको ये देगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा नहीं देते हैं। पहले तुमको हम बोलते हैं कि f of fx ये निकालो। ठीक है, दिस विल बी हाउ मच। तो अब यहां ध्यान से देखो ये fx है, तो 2 बार f अगर मैंने लिया यानी इसका मतलब मैंने क्या किया बताओ? x के प्लेस में fx डाल दिया, तो ये हम लिखेंगे कि नहीं बताओ? यहां जो x था उसको fx से रिप्लेस किया। देखो ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब ये सिंप्लीफाई करो तो ऐसा लिखेंगे, एलसीएम लो तो 1 - x by 1 - x - 1, तो यहां पे देखो ये आता है। अब -x से डिवाइड करो तो ये कितना आया? तो f of fx दिस इज 1 - 1/x। देखो क्या ये लिख सकते हैं?
यस सर। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए। तो यहाँ पे एक्स को अगर मैं एफ एक्स से रिप्लेस कर दूंगा तब ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा सर। तो एफ ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एफ एक्स, ऐसा कहेंगे। तो देख 1 माइनस 1 बाय, अब देख एफ एक्स क्या है, ये है। तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स यानी कितना हो गया, एक्स। तो देखो एफ ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू दिस मच। देखो क्या ये कह सकते हो? यस सर। अब एक छोटा सा सवाल मेरा है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स? ये जो 3 बार लिखा ना, इस फंक्शन का डोमेन क्या है बता? सर माइनस इनफिनिट। फिर से बोलो राहुल। सर माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट। ये बताओ एफ एक्स का डोमेन क्या है? सबसे ऊपर वाला फंक्शन है, एफ एक्स का डोमेन क्या है बताओ? एफ एक्स का होगा सर 0 टू इनफिनिट, 0 ओपन होगा सर। ठीक से देखो, ठीक से देखो। एनीबडी, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स? ये फंक्शन का डोमेन सर कोई x नॉट बता इक्वल टू 0। फिर से देखो, फिर से देखो और केयरफुली देखो। 1 बाय 1 माइनस एक्स का डोमेन क्या होगा? 1 by 1 minus x, what is the domain of this function? Tell me. क्या पूरे क्लास में कोई एक बच्चा भी नहीं है जो इसका डोमेन बता सके? 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी। क्यों, 0 पुट करने पे क्या खराबी है? क्या 1 by 1 minus 0 1 नहीं आता, डिफाइन नहीं है? अरे तुम लोग कम से कम कुछ तो पढ़ो रे। अगर मान ले ऐसा टाइप का कॉम्बिनेशन है तो मैंने एक ही चीज ना सिखाया है कि एफ एक्स शुड नॉट बी 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ डोमेन। ये सिखाया था कि नहीं? यस सर। तो फिर अभी गधा जैसा बात क्यों कर रहा है? तो x नॉट इक्वल टू 1 यानी एफ एक्स का डोमेन क्या हुआ, r माइनस द वैल्यू 1। देख ये हुआ। यस सर। तो इतना सिंपल, जब तुम एलिमेंट्री कंडीशन डोमेन का याद नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड चीज हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हमको कभी कभी खुद पे डाउट होता है, लेकिन अब यह सब यूज होगा क्वेश्चन में, पूछेगा ही। अब एक छोटा सा बात देखो, अगर अंदर वाला फंक्शन अनडिफाइंड है एफ ऑफ जी एक्स में, अगर जी एक्स का डोमेन में वो पॉइंट नहीं है तो इस पूरे में भी नहीं होगा। तो एफ ऑफ एफ एक्स का डोमेन में भी 1 कैन नॉट बी प्रेजेंट। अब इसका खुद का डेफिनेशन देखो, अब बताओ इसका डोमेन तुम देख के क्या कहेगा? Looking at this function, what will you say its domain is? r माइनस 0। तो r माइनस 0 तुम कहेगा इसका डोमेन है, लेकिन पहले ही देखो 1 पे भी तो एफ एक्स अनडिफाइंड है। यस सर। तो ये भी इसका 1 भी तो डोमेन में नहीं होगा। तो इसका डोमेन देखो r माइनस 0 कमा 1 दोनों होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ एक्स। देख इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसीलिए कंफ्यूज मत करना। अगर ऐसे लिखा तो भी ये एफ ऑफ ओ मतलब ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स कैन बी रिटन लाइक दिस। तो इसका डोमेन देख r माइनस 0 कमा 1 होगा। क्यों, इनर फंक्शन अनडिफाइंड है। यस सर। अब बता इसका इनर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है कि नहीं? यस सर। तो इसका डोमेन हम क्या कहेंगे, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एफ, तो दैट विल आल्सो रिमेन द सेम एज r माइनस 0 कमा 1। क्यों, ये भले देखने में लगता है कि x है, लेकिन इसका डोमेन में ये दोनों पॉइंट नहीं होगा।
क्यों? जिसको यूज करके तुम फंक्शन बनाया, जब वो खुद ही डिफाइंड नहीं है तो रिजल्टेंट फंक्शन थोड़ी डिफाइंड होगा वहां पे। नहीं होगा। तो लिख लो, ये सब बहुत माइन्यूट पॉइंट्स है और नहीं समझोगे तो हमेशा गलती करोगे। हो गया लिखना? यस सर। कंप्लीट लिख लियो सब लोग? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन हर केस जो मैंने शुरू से पढ़ाया है रिवाइज करो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, हम बता रहे हैं। ठीक है? नहीं याद रहता है 4 बार 5 बार लिख